उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कि आपको ज्ञात होगा आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट की गई थी। हालांकि जो स्पेशल बेंच एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन को सुनने वाली थी उससे अलग बेंच में ये लिस्ट किया गया था, लेकिन उनमें से एक ऑनरेबल जस्टिस कॉमन थे श्री अनिरुद्ध बोस जी। अब कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि चूंकि सिमिलर मैटर डिसाइड तो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो अलग अलग बेंच में है, तो हो सकता है कि इसको स्पेशल बेंच वाले केस में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो आज मैटर लगा था श्री गुड्डू सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसको डिस्पोज किया गया है, मतलब कि केस निस्तारित हो चुका है। अब इसका कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित इस याचिका का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे जो कि श्री गुड्डू सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर आप समझ लीजिए 69,000 से संबंधित इस मामले में ये जो केस था उसमें जजमेंट दिया गया है। ऑनरेबल बेंच देख लीजिए आप, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार के बेंच में ये केस लिस्ट किया गया था। और ऑर्डर में ये साफ तौर पर लिखा गया है, ऑनरेबल कोर्ट ये कह रही है कि दीज मैटर आर टेकन अप अपॉन बीइंग मेंशन्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज प्रोसीडिंग रिलेट टू अ मैटर which is listed today 2 p.m. before a bench comprising one of us and Honorable Mr. Justice Sudhanshu Dhulia. Let these matter be placed before that bench today itself. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसी प्रकार का एक मामला स्पेशल बेंच आज 2 बजे बैठने वाली है, जिसमें से हम में से एक जस्टिस यानी ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस उस स्पेशल बेंच में बैठने वाले हैं। तो इस मामले को उसी बेंच में प्रस्तुत किया जाए। कल के भी वीडियो में मैंने आप सभी को ये बात सूचित की थी कि वो मामला जो है वो एप्रोप्रिएट बेंच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि आज वही चीज़ें हुई हैं। यानी 69,000 का मामला का जो कोर्ट ऑर्डर आएगा वो जो एमपी का क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन का जो कोर्ट ऑर्डर होगा वो बिल्कुल कॉमन होगा। यानी एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में स्पेशली अगर 69,000 की बात रहेगी तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में जो भी उसमें मामले लगे थे, चाहे आईए के माध्यम से हो या फिर स्पेशल अपील के माध्यम से हो, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ सुनने के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी वहां का जो कोर्ट ऑर्डर होगा वहीं यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कोर्ट ऑर्डर के तौर पर माना जाएगा। आज की हियरिंग में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने स्पेशली 69,000 या फिर पर्टिकुलर किसी राज्य का जिक्र नहीं किया है, जबकि आप देखेंगे तो ये जो स्पेशल एप्लीकेशन था, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जो मेन एप्लीकेशन है वो यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती है, जो कि श्री गुड्डू सिंह जी का मामला था, और एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है। बाकी राज्यों की अगर आप देखेंगे तो वो आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ उपस्थित हुए थे। मेन एप्लीकेशन 2 ही थी, एक्चुअली में 3 थी, जिस पर अलग से ऑनरेबल जस्टिस गवाई के बेंच में उत्तराखंड वाले मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने बीएड की अपील को खारिज कर दिया, यानी कि उत्तराखंड से बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। बाकी जो 2 केस थे वह सुप्रीम कोर्ट के एक ही बेंच में लगे हुए थे, एक जस्टिस वहाँ पर अलग थे, इस वजह से ये दोनों को एक ही बेंच में कर दिया गया। अब यहाँ से चूंकि एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर ही मेन जजमेंट आएगा और वही जजमेंट बाकी आईए और उत्तर प्रदेश की 69,000 की इस स्पेशल जो गुड्डू सिंह जी की याचिका थी उस पर भी वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। अब अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है कि 69,000 में भविष्य क्या है। देखिए, अगर आप कोर्ट का जजमेंट आज का देखेंगे तो जब वो अपने कोर्ट के जजमेंट को लिखा रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने एक वर्ड कहा है कि वो सारी भर्तियां जिन भी राज्यों में वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है या फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट जारी किया गया 11 अगस्त 2023 से पहले, और उसमें बीएड मिनिमम एलिजिबिलिटी था और उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई, वो सारे सेफ हैं। लेकिन वो सारे बीएड कैंडिडेट कहीं पर भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी मामला आरोपित ना किया गया हो। कहने का मतलब कि किसी भी कोर्ट के द्वारा उनकी भर्ती या तो सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो या फिर मामला हाईकोर्ट में ना चल रहा हो। हाईकोर्ट में चलने का मतलब कि सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, इस टाइप से उनके कहने का मतलब था। अब इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, ध्यान से समझिएगा, अगर सब्जेक्ट टू आउटकम रहती है तो उस कंडीशन में ये खतरे में आ सकती है, अन्यथा की कंडीशन में ये पूरी तरीके से सेफ हो सकती है। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया पर 2 प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। एक धारा जो बीएड से जुड़ा हुआ है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अमर हो चुका है, बीएड को अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा धारा जो डीएलएड का पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन भर्तियों की बात की गई है जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी,
उसको उन्होंने एक तरीके से संदेह में रखा है। तो इस हिसाब से 69,000 की शिक्षक भर्ती जो मामला है वो भी अभी पूरी तरीके से बीएड इसमें सेफ नहीं हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी पक्ष से जुड़े हुए होंगे तो जाहिर सी बात है अपने ही पक्ष को आप एक नज़रिए से देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर के चीज़ों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में फिर से 69,000 की भर्ती कोर्ट में जाकर के खड़ी होगी। ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट में 14,548 वाला मैटर था, श्री आकाश पटेल जी की याचिका, उसमें जो एडवोकेट्स थे डीएलएड की तरफ से उन्होंने केस को विड्रॉ किया और कोर्ट का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो उसमें लिबर्टी के साथ विड्रॉ करने की बात कही गई थी, यानी कि जो पिटिशनर थे उनके द्वारा ही केस को विड्रॉ किया गया। देखिए विड्रॉ करना और लिबर्टी के साथ विड्रॉ करना और डिसमिस करना, केस को डिसमिस करना यानी खारिज करना, और डिस्पोज करना दोनों अलग चीज़ है। डिस्पोज का मतलब होता है केस निस्तारित हुआ और डिसमिस करने का मतलब कि केस खारिज हुआ। निस्तारित होने में खारिज होने में अंतर यह है कि अगर केस खारिज होता है तब आप उस मैटर को पुनः चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर केस निस्तारित हुआ है तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं कि आप मैटर को फिर से कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे लिबर्टी के साथ अगर केस को डिस्पोज किया गया, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं उनको स्वतंत्रता रहेगी कि वह भविष्य में इस मैटर को फिर से कोर्ट में ला सकते हैं, और जो आकाश पटेल वाली याचिका थी उसमें लिबर्टी के साथ ही उस केस को डिस्पोज किया गया है, यानी उस केस को निस्तारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आज के जजमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राज्य की भर्ती के बारे में स्पेशली कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो कॉमन जजमेंट लिखा है जो पूरे देश भर पर लागू होगा उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि 11 अगस्त 2023 के पहले की एडवर्टीजमेंट में वह मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते थे, साथ ही साथ किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी मैटर इंपोज नहीं किया गया, यानी वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। अगर आप देखेंगे जब ये मैटर 22 अक्टूबर 2022 में चल रहा था श्री देवेश शर्मा जी की याचिका को लेकर के, उस समय ये मैटर 881 ऑफ 2022 वाला मैटर जो कि श्री राजबसु आर्या जी के द्वारा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, यानी उस समय अगर आप उस समय का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी भर्तियां थीं और जितने भी मामले गए थे, 137 ऑफ 2022 वाला जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, 881 ऑफ 2022 वाला जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा जितनी राज्यों की आईए थी उन सभी राज्यों की भर्तियों को अपने सब्जेक्ट टू आउटकम ले लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आधार पर ले लिया था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी इनडायरेक्ट वे में सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है। अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भविष्य में आपको फिर से कोर्ट तक जाना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, आपका पक्ष कमजोर है या मजबूत है, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बात इस बात पर हो रही है कि आज के जजमेंट से क्या ये समझ लिया जाए कि 69,000 के बीएड अभ्यर्थी अब पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं, कभी भी उन पर कोई खतरा नहीं होगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं, जो भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अगर आप देखेंगे तो 881 ऑफ 2022 वाला जो मैटर था उसमें उत्तर प्रदेश की जो सर्विस रूल है अध्यापक सेवा नियमावली 1981 वो भी चैलेंज थी, और अगर आप बात कर लें 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन वो भी चैलेंज था, और 881 ऑफ 2022 वाले मैटर में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 वाला जजमेंट देखेंगे तो उसको स्पेशली लास्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से इसको कंप्लीट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, निस्तारित किया जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है? अगर ये माना जाता है या फिर भविष्य में माना जाएगा तो उस कंडीशन में बीएड को फिर से कोर्ट तक घसीटा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएड का पक्ष कमजोर है या फिर मजबूत है, ये सिर्फ मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है तो भविष्य में ये कोर्ट में जाने की संभावना बनी रहेगी। आज अगर 69,000 वाले मामले में स्पेशली कोई बहस होता और स्पेशली कोई जजमेंट आता तो उस कंडीशन में ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती कि 69,000 शिक्षक भर्ती को भविष्य में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से कॉमन जजमेंट लिखाया गया है और अगर उस जजमेंट में एमपी के क्लैरिफिकेशन के जजमेंट में अगर ये बातें निकल करके आती हैं कि एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उस पर खतरा है, तो उस कंडीशन में 69,000 की भर्ती भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 के कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से जितने भी आईए थे और जितने भी एप्लीकेशन लगे हुए थे वो सब अपने फाइनल जजमेंट के अधीन रख लिया था, तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ मानी जाएगी।
वो भी कोर्ट ऑफ लॉ हो गई। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद से जितने भी मजिस्ट्रेट लेवल या फिर उससे ऊपर की कोर्ट होती है वो सब कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी के अंतर्गत आएगी। तो उनके अंडर अगर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती है तो ये बात तो कंफर्म है ना कि भविष्य में कभी भी इसको फिर भविष्य में घसीटा जा सकता है। अगर डीएलएड वाले अभ्यर्थी फिर से किसी मामले को लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो इसको घसीटा जा सकता है। अब यहां पर मेरे समझाने का मतलब ये था, इस पूरे वीडियो का मकसद ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को आप 100% सेफ तब कहते जब माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कट कर देती कि 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल सेफ है और यहां पर बीएड की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेफ है। हाँ, भविष्य में जाकर के सेफ हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन कोर्ट में क्या फिर से घसीटा जा सकता है ये दूसरी चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट अगर जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं कर देती तब तक कोई ना कोई इस प्रकार से मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, फिर से कोर्ट ले जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे शिक्षा मित्रों का डायरेक्टली लाभ जुड़ा हुआ है, बीटीसी अभ्यर्थी का डायरेक्टली लाभ जुड़ा हुआ है। तो उसमें से कोई भी एक अगर इस पूरे मामले को लेकर के फिर कोर्ट जाता है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें फिर से रीओपन हो सकती हैं। तो ये समझाने का मकसद था मेरा। कतई भी ये मकसद नहीं है कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि बीएड बाहर होगा या फिर अंदर होगा। आपको सिर्फ ये समझाने का मकसद था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी जो 69,000 में चयनित है उसको कोर्ट में फिर से लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।